हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनएसपी मैथ्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर। ये क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर है। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है रियल नंबर, तो सबसे पहले स्टडी करेंगे कि व्हाट इज रियल नंबर। आपने अब तक जिन नंबर्स के बारे में पढ़ा है, क्या वही रियल नंबर है या कोई अलग है? चलिए देखते हैं व्हाट इज रियल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नंबर सिस्टम को लेके चलता हूं कि होल नंबर सिस्टम में कितने टाइप्स के नंबर्स हैं। देखो, जो स्टडी करना है आपको 12th तक, मैं उसके बारे में बताता हूं। जो भी आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, रियल नंबर का कॉन्सेप्ट, वो क्लास 10th में अभी इंट्रोड्यूस हुआ आपके लिए। और जब क्लास 11th में जाओगे तो आपको एक और नंबर पढ़ना होगा। उस नंबर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा, इसका फॉर्मेट मैं पहले इसको बता देता हूं कि सपोज करो रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर ले लिया, -x, रूट ऑफ माइनस, या आपने एक रियल नंबर और उसमें कोई अंदर कोई नेगेटिव नंबर ले लिया, कोई भी नंबर। यहां पर x एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। x एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे जितने भी नंबर होंगे, ठीक है, जो रूट के अंदर हो और नेगेटिव हो, वो सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आएंगे। ये आगे इसका हम डिफिनीशन पढ़ेंगे क्लास 11th में। ये अभी स्टडी आपको नहीं करना है। यहां पर x रियल नंबर है, y भी एक रियल नंबर है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। ठीक है, और हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है रियल नंबर के बारे में, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम रियल नंबर है। ठीक है, तो रियल नंबर की फैमिली में कौन कौन से नंबर आते हैं? आपने पीछे जो नंबर्स के बारे में पढ़ा है, वो सारे नंबर्स रियल में आते हैं। ठीक है, अब तक जो आपने पढ़ा है वो सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर में आएंगे। देखिए, रियल नंबर में की फैमिली में 2 टाइप्स के नंबर हैं। पहला नंबर है जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है, एक है रेशनल नंबर और दूसरा है इर्रेशनल नंबर। दूसरा है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर की फैमिली और इर्रेशनल नंबर की फैमिली, ये दोनों मिलकर बनाते हैं रियल नंबर को। ठीक है, आपने रेशनल नंबर के बारे में क्लास 8 और 7 से ही पढ़ा होगा। क्लास 8 7 ने पढ़ लिया होगा। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कराता हूं कि रेशनल नंबर में किस किस टाइप के नंबर आते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर को सबसे पहले समझते हैं। रेशनल नंबर्स में किस किस टाइप के नंबर आएंगे और इसका एक्सप्रेशन कैसा होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर ऑलवेज p/q फॉर्म का होता है, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका ये p/q फॉर्म में दिखता है। बट डेसिमल में कैसा दिखता है हमारा रेशनल नंबर? डेसिमल फॉर्म में ये कैसा दिखता है? या तो टर्मिनेटिंग दिखेगा या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दिखेगा। आप एग्जांपल देख सकते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल कि 1.5, 0.752, ऐसे 0.32, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हैं जहां पे डेसिमल टर्मिनेट हो रहा हो, इसका एग्जांपल हो गया। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जांपल लिखें तो लिख सकते हैं ऐसे 1.25 पे बार, 1.6666 ऐसे चलता जा रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग है। बात समझ में आ रही है? तो रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म p/q होता है, जहां q 0 नहीं होगा, बट डेसिमल फॉर्म जो होता है वो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग दिखता है। अब p/q फॉर्म की बात करें
तो क्या जीरो रेशनल नंबर है? तो हाँ है, बिकॉज जीरो मीन्स 0/1, जीरो रेशनल नंबर है। मैं बोलूँगा क्या 1 क्या 10 रेशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि 10 को हम 10/1 लिख सकते हैं। तो क्या आपको √2 रेशनल नंबर है? बट √2 रेशनल नंबर है? आप बताओगे हाँ सर इसको अपन 1 लिख दो, हो जाएगा, बट नो, दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर, क्योंकि जब इसको हम डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे तो दोनों में से कोई भी फॉर्म नहीं आएगा। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। बट √16 इज अ रेशनल नंबर, यस, बिकॉज इट इज इक्वल टू 4 और 4/1 p/q फॉर्म। 3/2 इज रेशनल नंबर, ये तो साफ साफ दिख ही रहा है p/q फॉर्म में। तो ये रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म का एग्जांपल हो गया, और ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म का एग्जांपल हो गया। अब रेशनल नंबर के अंदर जो नंबर आ रहे हैं वो उनको कैटेगराइज किया गया है, किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? तो इसमें एक तो आता है इंटीजर, ठीक है, दूसरा आता है इसमें फ्रैक्शन, और तीसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटीजर किसको बोलते हैं। अब तक आपने नंबर्स के बारे में ये सारी चीजें पढ़ी जरूर होंगी, बट कई बार क्या होता है आप भूल जाते हो, आपको प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नंबर्स के बारे में अच्छी नॉलेज नहीं होगी, तो उन सब के लिए मैं रिवीजन कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। इंटीजर्स किसको बोलते हैं? इंटीजर्स में सबसे पहला नंबर तो 0 आता है। एक ऐसा इंटीजर जो कि ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं 0 को। 1 +1 +2 +3 +4 ये इनफाइनाइट तक, -1 -2 -3 -4, मतलब नंबर लाइंस, ये नंबर लाइन नहीं है, ये ध्यान रखना। हम पर्टिकुलर नंबर की बात कर रहे हैं जो नंबर होल है, पूरे पूरे हैं। तो ये वाला पार्ट आपका पॉजिटिव इंटीजर में आएगा और ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव इंटीजर में आएगा, ठीक है। और 0 क्या है? ये तो नॉन नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान से समझते जाना, ठीक है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शन कौन सा पार्ट है रेशनल नंबर का? जो n/d फॉर्म में दिखता है, ठीक है, n/d फॉर्म में दिखता है या डेसिमल फॉर्म में दिखता है, या तो इस फॉर्म में दिखेगा या डेसिमल फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। बट इसकी खासियत क्या है? ये फ्रैक्शन जो वैल्यू है वो ऑलवेज 1 से छोटी होती है, इसलिए जब डेसिमल या जब नंबर ऐसे दिखेगा तो ऑलवेज n जो होगा इसका वो लेस देन d होगा, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होगा। जैसे 1/3, 2/5, 7/10, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, +1/3 ले लिया, -1/3 ले सकते हैं, ठीक है। डेसिमल फॉर्म में कैसा दिखेगा? तो 0.5, 0.25, 0.75, ठीक है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं 0.255 पे बार, ये भी एक फ्रैक्शन में आएगा, इसको भी फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है नंबर लेस देन 1, ठीक है, उसको हम n/d फॉर्म में या डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मिक्स फ्रैक्शन में कौन से नंबर आएंगे? वैसे नंबर जो इन दोनों से मिलकर बने हो, ठीक है। अगर इसको हम n/d फॉर्म में देखें, n/d फॉर्म में, तो हमेशा n जो होगा ग्रेटर देन d होगा। जैसे इसमें ये नंबर लिया है हमने 1.5 डेसिमल, वो तो डेसिमल का हो गया, आप ऐसे लिख सकते हैं, आप 3/2 लिया है यहाँ पे, तो 3/2 ये मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर इंटीजर भी है और फ्रैक्शन भी है, आप देख सकते हो, 1 इज इंटीजर, 1/2 इज फ्रैक्शन। तो ये जो नंबर है वो मिक्स फ्रैक्शन में आते हैं या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इसमें इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों को साथ में लिया गया है, ठीक है। तो अब चलते हैं, ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, 5/3, कुछ भी ले सकते हैं, 200/197, कुछ भी।
बट डेसिमल फॉर्म में कैसे होंगे? डेसिमल फॉर्म में 1.5, मतलब आपको एक से बड़ा नंबर दिखाना है, 2.7, 200.7, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। तो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो ये तो नॉर्मली रेशनल नंबर के अंदर क्या क्या आता है आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। अगर कोई डाउट होता है इसमें से कोई नंबर्स के बारे में अगर आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। आगे चलते हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? तो जनरली जो ये फॉर्म के अंदर हो, रूट एक्स या ए रूट एक्स ए अपॉन बी रूट एक्स, ऐसा फॉर्म कहीं दिख रहा है अगर आपको, ए अपॉन रूट एक्स, जहां पर x क्या है? x is not a perfect square. x is not a, इधर शायद आपको दिख ना रहा हो, हाँ वहां पर क्या बताया था मैंने कि x is not a perfect square, ठीक है। मतलब √3, √5, -√7, -2√7, √7 अपॉन √3/5, ये सारे कैसे नंबर्स हैं? इर्रेशनल नंबर है। मतलब डेसिमल फॉर्म कैसा होगा इसका, इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा? तो इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। तो ये हो गया कि इर्रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म कैसा हो सकता है, कैसा होगा। मैं इसका एग्जांपल यहां ऊपर में लिख देता हूं, 1.01, 001, 0001, ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो डेसिमल एक्सप्रेशन इर्रेशनल का कैसा होगा? तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग होगा। और अगर इसको डायरेक्ट इस फॉर्म में देखें तो ये एक ऐसे रूट के फॉर्म में होगा जो कि जहां जो नंबर होगा रूट के अंदर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया इर्रेशनल नंबर, ठीक है, और ये हो गया रेशनल नंबर। रियल नंबर को जनरली आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर को क्यू से, इर्रेशनल नंबर को टी से, इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, फ्रैक्शन को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो आपको आई थिंक नंबर्स के बारे में जो प्रॉब्लम हो रही होगी वो क्लियर हो गया। हमें दो और नंबर्स के बारे में, पेयर ऑफ नंबर्स और नंबर्स के बारे में बताना है। मैं इस बॉक्स के अंदर बताता हूं, ठीक है। आप इस बॉक्स को देखना, ध्यान से देखो। एक बताता हूं, पहला नंबर है कंपोजिट नंबर, जो कि यहां पढ़ना है। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर्स हैं जिसके मोर देन वन फैक्टर्स होते हैं, जिसके मोर देन वन फैक्टर्स होते हैं। जैसे आपने एक नंबर 6 लिया, तो इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे या प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका फैक्टराइज होकर क्या आएगा? 2 × 3। तो 6 एक कंपोजिट नंबर है, बट 5 को अगर करें तो हमें 5 का कोई फैक्टर नहीं मिलेगा। 5 का फैक्टर 1 × 5 ऐसे लिखेंगे तो 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो सिर्फ इसका 1 प्राइम फैक्टर मिल रहा है, इसलिए ये तो प्राइम नंबर हो गया सिंपली। तो ये प्राइम नंबर है और ये आपका नंबर कैसा होगा? कंपोजिट होगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? कंपोजिट नंबर है। और एक दूसरा नंबर है कोप्राइम, वो मैं आगे भी बता दूंगा आपको आने वाली क्लास में जब उसका यूज होगा, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं ये क्लियर होना चाहिए आपको, कि कोई भी नंबर जिसके मोर देन वन फैक्टर हो। जैसे 24 है तो 2 × 2 × 2 × 3, देखो इसके एक से अधिक फैक्टर है, इसलिए 24 कैसा नंबर है?
एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, ये ध्यान से देखिए। दो टर्म है, एक है लेमा और एक है एल्गोरिथम। व्हाट इज लेमा? फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज लेमा। तो लेमा इज नथिंग बट इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है, हमें उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम सेट ऑफ स्टेप्स है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो उसमें स्टेप्स होते हैं, रेगुलर स्टेप्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है कि फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, टू इंटीजर हैं a एंड b, in which a greater than b, for two given positive integer a and b where a is greater than b, ठीक है, क्या होता है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। दिस इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा। कि कोई भी अगर दो नंबर हैं a और b और a उसमें क्या है, b से बड़ा है, तो a और b में एक रिलेशन होगा। वो रिलेशन ये लेमा के फॉर्म में गिवन है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आपके पास कोई भी दो नंबर दिया हुआ है 3 और सपोज करो 5, आप इसमें रिलेशन ढूंढ सकते हो। आप 3 से डिवाइड करो 5 को, 3 1 जा 3, कितना आता है यहाँ पे 2। तो आप ऐसा लिख सकते हो नहीं कि 5 इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2। आपने 5 और 3 में एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिया। यही सेम थिंग लेमा के फॉर्म में यहाँ पर गिवन। आपने पढ़ा होगा पहले इस चीज़ को, प्रीवियस क्लास में, छोटी क्लास में आपने पढ़ लिया होगा। डिवाइजर, डिविडेंड, रिमाइंडर और कोसेंट में क्या रिलेशन होता है ये आपको पहले से पता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेमा गिवन है इसका यूज हम HCF निकालने के लिए करेंगे। ठीक है, कि लेमा के हेल्प से HCF कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ सीखेंगे इस थ्योरम पर बेस्ड वो प्रॉब्लम्स जिसमें हमें HCF फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो लेमा पर बेस्ड 2 टाइप्स के प्रॉब्लम होते हैं। इसमें बेस्ड 2 टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। एक तो HCF बेस्ड होते हैं और दूसरा आपने देखा होगा, आपके NCERT बुक्स में आपने पढ़ा होगा कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका फॉर्म अगर वो ऑड है या इवन है, उसका फॉर्म आपने इस तरह पढ़ा होगा कि 2q + 1, 3q + 1 समथिंग, 4q + 2, ऐसा फॉर्म दिखाना होता है आपको। तो पहला जो हमारा पार्ट है वो क्या है? HCF बेस्ड है। तो ये वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ HCF बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ जो HCF बेस्ड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं इसमें भी आपको 2 टाइप्स के प्रॉब्लम्स हैं। एक तो है कि डायरेक्ट HCF निकालो, और दूसरा ये है कि आपको चेक करना होगा, चेक एंड फाइंड HCF। आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें HCF फाइंड करना है कि नहीं करना है। अगर फाइंड करना है तो फिर HCF फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैंने 2 प्रॉब्लम्स यहाँ लिखे हैं। ये देखिए डायरेक्ट HCF पर बेस्ड है, आपको साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, बट यहाँ पर कहीं HCF के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि HCF निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट HCF वाले प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ पर इस प्रॉब्लम को करने के बाद आपको एक तो HCF निकालना भी आ जाएगा और उसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है उससे आपको एक अच्छे क्वेश्चन को करने में हेल्प भी मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। आपको ये अपने दिमाग में रखना होगा कि हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है कि अगर A और B
दो नंबर्स हैं जहां a की वैल्यू b से बड़ी है तो क्या होगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर एक कंडीशंस लिखना भूल गया हूँ। कंडीशन क्या है कि r की जो वैल्यू है वो ऑलवेज, यू नो वेरी वेल, कि r की वैल्यू b से छोटी होगी, ठीक है, क्योंकि हम जिससे डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, रिमाइंडर उससे ऑलवेज क्या होता है, छोटा होता है। तो r 0 के इक्वल हो सकता है लेकिन b से छोटा होगा। ये कंडीशन भी साथ में इस लेमा के साथ लगा हुआ है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपके अपने फर्स्ट प्रॉब्लम पे, ठीक है। फाइंड द HCF ऑफ 210 एंड 55। पहले तो बोल रहा है कि आप HCF निकालो एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ 210x प्लस 55y। फिर इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करो एंड हेंस फाइंड x एंड y, और उसके बाद कंपेयर करके x y आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि HCF फाइंड आउट कैसे करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं टू फाइंड HCF ऑफ 210 एंड 55, ठीक है। तो 255 को देखेंगे, 210 और 55 को, तो इन दोनों नंबर में 210 ग्रेटर है 55 से, तो आपको दो नंबर मिल गए, उसमें से एक नंबर दूसरे से बड़ा है। तो यहां पर हम दो नंबर्स के लिए जो हमारा लेमा है वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक नंबर दूसरे से बड़ा है, ठीक है। तो लेमा क्या बोलता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यूजिंग यूक्लिड, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं EDL लिखता हूं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। व्हाट यू कैन राइट, तो 210 a इक्वल टू बी क्यू, 55 इंटू क्यू बी क्यू इंटू बी क्यू प्लस आर। अब ये q कहाँ से आए, r कहाँ से आए, तो आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो कितने टाइम जाएगा, आप इधर साइड में डिवाइड कर सकते हो, 55 से 210 को डिवाइड करो, तो 55 3 जा 45 आ गया यहाँ पर रिमाइंडर, और 3 टाइम गया, मतलब आपका ये q की वैल्यू 3 है और r की वैल्यू कितनी है, 45 है, ठीक है। आपने ये स्टेप फॉलो किया और आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कर लिया। अब आगे क्या करें, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके HCF कैसे निकालते हैं वो हम यहाँ साथ में सीख रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अब क्या होगा कि फिर से हमें ये नंबर लेना है आपको, 55 और 45 को। जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक आपको ये स्टेप्स, ये एल्गोरिथम, ये स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ वी सी दैट कि 55, आप यहां क्या लिखेंगे कि रिमाइंडर इक्वल टू 45 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगेन वी कैन यूज EDL फॉर व्हाट, फॉर 55 ग्रेटर देन 45 यूजिंग EDL, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आगे बढ़िए, देखिए 55 ग्रेटर देन 45 है, तो क्या करेंगे, 55 a, इसको a बोलेंगे, बी क्यू 45 इंटू 1 टाइम जाएगा प्लस r कितना होगा रिमाइंडर आपको पता है 10। अगेन वी सी दैट कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो बोलेंगे r इक्वल टू 10 इज नॉट इक्वल टू 0। सो अगेन वी कैन यूज EDL फॉर 45 ग्रेटर देन 10 यूजिंग EDL। क्या देखते हो आप यहां पर कि 45 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 5। अगेन वी सी दैट r इक्वल टू 5 and not equal to 0. So again we can use 10 greater than 5, ठीक है, for EDL 10 greater than 5 है, ठीक है, using EDL क्या होगा, 10 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0, ठीक है। आगे देखें
तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0, तो आपका यहां पर आप क्या देख रहे हो कि आपका रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0, देयरफॉर दिस विल बी HCF, देयरफॉर HCF इक्वल टू 5 इसका HCF है, तो 5 इन सारे स्टेप से निकल के आया है, तो 5 210 और 55 का भी HCF होगा, देयरफॉर 5 इज द HCF of 210 एंड 55। ये मैंने पूरे स्टेप वाइज इसलिए बताया कि हम यहाँ पर दो क्वेश्चन एक साथ सीख रहे हैं। एक तो ये सीख रहे हैं कि HCF कैसे निकालना है, दूसरा HCF को कैसे, HCF वाले जो हमारे नंबर्स हैं जिनको लेकर हमने HCF फाइंड आउट किया उसके टर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है, ये देखने जा रहे हैं। इसलिए मैंने आपको पहले यहाँ पर HCF निकालना सिखा दिया। तो इसके हेल्प से आपके जो डायरेक्ट प्रॉब्लम है NCERT एक्सरसाइज 1 में 1.1 में, वो डायरेक्ट प्रॉब्लम आसानी से कर सकते हो। और अभी मैं भी एक्सप्लेन करूँगा कि HCF कहाँ कहाँ यूज़ होगा, ठीक है। तो अभी हमने पहले ये देखा कि HCF कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्ट HCF वाले प्रॉब्लम इस बेस पे कर सकते हैं। अब अगला पार्ट इसमें है कि यूजिंग दिस यू हैव टू फाइंड, यूजिंग दिस HCF मतलब आपका जो HCF आया उसको लेकर के इसके फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करें। तो हाउ कैन वी एक्सप्रेस आवर HCF इन द फॉर्म ऑफ दिस, सी हियर। सबसे पहले आप इसमें से इन सबको सारे स्टेप्स को इसको नंबर्स में कैटेगराइज कर लो। नंबर 1 स्टेप्स, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए हमें हमारा जो HCF आया है उसकी वैल्यू किसी एक स्टेप से फाइंड आउट करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हम यहाँ वाले स्टेप से 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं, स्टेप 3 से लिख सकते हैं फ्रॉम स्टेप थर्ड व्हाट वी कैन राइट, 5 इक्वल टू क्या होगा, 45 पहले से है, इधर ये आएगा तो माइनस में आएगा, तो 5 इक्वल टू आएगा आपका 45 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 4। अभी आपको क्या करना है यहां पर कि हमें तो चाहिए क्या 210 और 55, तो जब तक ये दोनों टर्म ना आ जाए तब तक हमें इसको आगे कंटिन्यू करते जाना है। अब हमें किसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो अगले वाले में हमें यहां पे 45 की वैल्यू यूज करनी है। 45 की वैल्यू कितनी है, देखो यहां से निकाल सकते हैं, या सबसे पहले हम 10 की वैल्यू रखते हैं फिर 45 की रखेंगे। तो 10 की वैल्यू रखते हैं, तो 10 को पहले एलिमिनेट करते हैं, तो 10 की वैल्यू क्या आएगी यहां से 55 माइनस 45 इंटू 1, 45 पहले से है माइनस 10 की वैल्यू आ रही है 10 इक्वल टू, यहां से देखो इस वाले टर्म को इधर की ओर ले जाओ, तो 55 माइनस 55 क्या था 55 माइनस 45 इंटू 1, 45 इंटू 1 और पूरे का मल्टीप्लाई में यहाँ पर 4 है पहले से। देखो बेटा हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें आपके जो भी बीच में स्टेप्स में नंबर आए हैं उन नंबर को फाइनली हमें 210 और 55 तक पहुँचाना है, ठीक है। इसलिए हम नंबर्स की वैल्यू स्टेप्स से निकाल कर रखते चले जाएंगे, तो ज़्यादा आपके लिए आसान होगा। अदरवाइज दूसरे तरीके से काफ़ी लंबा आपको थिंक करना पड़ेगा कैसे हम इसको स्टेब्लिश करें, ठीक है। तो 45 अपनी जगह पे है, माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 4 इंटू 55। अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 4 इंटू 45, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 45, तो 1 इंटू 45 4 इंटू 45 तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 45 माइनस 4 इंटू 55 तो आ गया हम। अब हमें 45 की वैल्यू यहाँ से अगर हम पुट कर देते हैं तो 210 भी इसके अंदर आ जाएगा। चलिए तो 45 की वैल्यू पुट करते हैं। हमने स्टेप 3 से रखा था और यहाँ पे जो रखा है 10 की वैल्यू हमने रखा है वो स्टेप 2 से रखा है, फ्रॉम ये आया था आपका फ्रॉम स्टेप 2। अब चलते हैं फ्रॉम स्टेप 1। स्टेप 1 से क्या हो गया, देखो 5 इक्वल टू
5 इंटू 45 था, 5 अपनी जगह पे है, 45 की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या होगा 210 माइनस 55 इंटू 3, ठीक है, और फिर -4 इंटू 55 तो है ही पहले से, इंटू 55, ठीक है। अब चलिए, तो 5 इक्वल टू 5 इंटू 210 माइनस 15 इंटू 55 माइनस 4 इंटू 55। अब फिर देखेंगे आगे, 5 इंटू 20 अपने 210 अपने प्लेस पर है। अब देखेंगे यहाँ पर कितना होगा, 19 इंटू 55। तो आपने क्या किया, यहाँ पर 5 को यानी HCF को आपने 210 इंटू एक्स प्लस 15 इंटू 55 इंटू वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो हमारा x की वैल्यू कितनी आएगी 5 और y की वैल्यू कितनी आएगी माइनस ऑफ 19, y इक्वल टू माइनस ऑफ 19, ठीक है। कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अभी आपने किया ये जो क्वेश्चन, ये डायरेक्ट HCF पर बेस्ड था, लेकिन अभी जो हम आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, बोथ क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में आपको ये देखकर पता नहीं चलेगा कि यहाँ हमें HCF फाइंड आउट करना है। हाँ, थोड़ी लॉजिकल थिंकिंग करके आप इस चीज़ को पता लगा सकते हो कि हाँ मुझे यहाँ पर HCF निकालना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट कहीं HCF वर्ड उसमें नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं HCF कब कब निकालते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को देख करके आप कैसे समझेंगे कि HCF निकालना है, अगर आप लॉजिकली थिंक नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ HCF कब कब निकालना होता है, जब किसी भी क्वेश्चन में आप मैक्सिमम वर्ड फाइंड आउट करने के लिए थिंक करो कि मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम नंबर, ठीक है, या लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, ऐसे वर्ड आ रहे हैं। मतलब जहां पे अधिक से अधिक, मैक्सिमम, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, ठीक है, ऐसे वर्ड यूज हो रहे हों, वहां आपको थिंक करना है और समझना है कि वहां पे हमें HCF फाइंड आउट करने को बोला जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आप लॉजिकली नहीं थिंक कर पा रहे हैं तो आपको ये वर्ड उसमें ढूंढना चाहिए, ठीक है। आपके NCERT बुक में भी ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स हैं और NCERT के एग्जाम्पल्स में भी 2 क्वेश्चन हैं जहाँ पर हमें HCF फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ देखते हैं, हमने 2 प्रॉब्लम लिया है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड 280 एंड 1245 लीविंग रिमाइंडर 4 and 3। वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट कीजिए जो 280 और 1245 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 और 3 आपको मिलना चाहिए। ऐसे कौन से नंबर हैं जो 280 और 1245 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 और 3 आएगा। अगर मैं 4, 3 रिमाइंडर को हटा दूं, सिंपली मैं आपको 2 नंबर देता हूं कि भाई 40 है और 30 है, वो लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो आप कैसे सोचेंगे? आपने पढ़ा था, पहले भी छोटी क्लास में पढ़ा था कि अगर हम कैंसिलेशन कराते हैं तो वहाँ पे HCF निकालते हैं कि वो लार्जेस्ट नंबर जिससे वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें कि वो लार्जेस्ट नंबर, यहाँ आप डायरेक्टली जज करके बता सकते हो कि वो नंबर 10 है। 10 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ और इसको डिवाइड कर सकता हूँ और कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। लेकिन ये 10 आया कहाँ से, ये थिंकिंग करना है। तो 10 वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन दोनों को इजीली, इन दोनों को डिवाइड करता है फुली और कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। तो कहाँ से आया ये? तो हमने उनका HCF फाइंड आउट किया और HCF से ये वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। तो जब भी ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट जहाँ पे भी आएगा, ठीक है, जहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होगा, आप समझ लो कि वहाँ आपको HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में एक चीज़ में ऐड कर रखा है। क्या ऐड कर रखा है? ध्यान से समझिए इसमें कि रिमाइंडर 4 और 3 बचना चाहिए। क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि नंबर
which divide 280 and 1 2 4 5 this and this, then remainder should be 4 and 3. हमें वो नंबर ढूंढना है जिससे हम इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 बचे इसमें और इसमें 3 बचे. लेकिन अगर इसमें से 4 और इसमें से 3 माइनस कर दें तो जो नंबर आएगा वो नंबर क्या होंगे, एग्जैक्टली उस नंबर से डिविजिबल होंगे. और हम ऐसा लिख सकते हैं, और वी कैन राइट हम क्या बोल सकते हैं कि रिमाइंडर हमें नहीं बचाना है 4 3, तो नंबर क्या होंगे. यू कैन राइट 280 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 280 माइनस 4 कितना आएगा, माइनस करने के बाद 4 276 इज अ नंबर, एंड अनदर नंबर 1245 माइनस 3 आएगा 1242. तो these two numbers are exactly divisible. We can write this number 276 and 1242 will be exactly divisible. मतलब वो जो नंबर फाइंड आउट करना है वो नंबर क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम उस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके. तब क्या निकालेंगे, HCF. ठीक है, डिविजिबल. देयरफॉर वी हैव टू फाइंड HCF of 276 and 1242. ठीक है, तो चलिए HCF निकालते हैं, यूज करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का. ठीक है, तो वी हैव 1242 इज ग्रेटर देन 276. ठीक है, तो आप यूजिंग ईडियल यूक्लिड डिवीजन लेमा आप यूज कर रहे हो तो क्या होगा, देखिए डिवाइड कीजिए 1242 इक्वल टू 276 से डिवाइड करके देखिए कितने टाइम में आता है ये 1242. तो डिवाइड करने पर आपका यहां मिलता है 138. ठीक है, तो 276 इंटू 138 प्लस रिमाइंडर कितना, 4 इक्वल टू 138. ठीक है, अब 138 अब यहाँ देख सकते हैं अगेन कि रिमाइंडर जो है 138 के इक्वल है, नॉट इक्वल टू 0 है. और यहाँ पर क्या यूज करेंगे कि 276 इज ग्रेटर देन 138. तो यूजिंग ईडियल निकालते हैं. ठीक है, यूजिंग ईडियल क्या होगा, देखिए यहाँ पे, तो अगर ईडियल का यूज करें तो यहाँ होगा 276 इक्वल टू 138 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0. तो यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर r इक्वल टू 0, देयरफॉर 138 इज द HCF. तो अब आपको निकालना था वो नंबर जो इन दोनों को परफेक्टली डिवाइड करे, तो वो नंबर हमें मिल चुका है. और इन दोनों को जो परफेक्टली डिवाइड करेगा, इसमें अगर हम 4 प्लस करते हैं और इसमें 3 प्लस करते हैं तो उतना रिमाइंडर बच जाएगा. इट मीन्स द रिक्वायर्ड नंबर इज 138. देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज 138. ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, कोई डाउट तो नहीं है. ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके. हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अब करते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 3. प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है उसको ध्यान से देखिए. 3 सेट्स ऑफ मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश बुक्स
have to be selected in such a way that all the books are stored subject wise and height of each stock is same if number of each stack is same if the number of math, science and English books are 260, 364 and 416 respectively, assuming same thickness of each book, find the number of stack of each book. क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए कि आपके पास इंग्लिश की, आपके पास मैथ्स, साइंस और इंग्लिश की बुक्स हैं. ध्यान से समझना. मैथ्स की कितनी बुक्स हैं? 260. साइंस की कितनी बुक्स हैं? 364. और इंग्लिश की कितनी बुक्स हैं? 416. ठीक है. आपको क्या करना है कि सेम नंबर्स का स्टैक बनाना है. मतलब आपको बुक का स्टैक्स मतलब कुछ इस तरह से कि ये जैसे एक पहली बुक है आपकी, तो इसके ऊपर आपने एक दूसरी बुक रख ली, फिर आपने इसके ऊपर तीसरी बुक रख ली. तो इस तरह से आपने स्टैक बनाया. तो मैक्सिमम कितने नंबर्स का एक तो स्टैक बनेगा. सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है कि स्टैक्स में मैक्सिमम कितनी बुक्स आ सकती हैं. और आपको ये गिवन है कि जो बुक की थिकनेस है, एक बुक की थिकनेस जो मैथ के लिए है और साइंस की, इंग्लिश की, सबकी सेम है थिकनेस. ठीक है. तो सेम हाइट का बनेगा स्टैक जो ही बनेगा. तो मैक्सिमम कितने आप एक स्टैक्स में बुक को रख सकते हैं. ठीक है. और कितने स्टैक्स बनेंगे, मैथ्स के कितने बनेंगे, इसके कितने बनेंगे, इसके कितने बनेंगे. मतलब ऐसे ऐसे स्टैक्स मैथ्स के. अब सपोज करते हैं हम इस चीज को कि हमारे पास टोटल 260 है और एक स्टैक्स में 10 बुक्स आते हैं. तो आपको ऐसे ऐसे 26 स्टैक्स बनाने पड़ेंगे, 10-10 के बंडल बनाने पड़ेंगे. तो ये जो नंबर है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स इन स्टैक्स, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. तो जब भी मैक्सिमम का वर्ड आता है तो आपको ऐसे फाइंड आउट करना पड़ता है. ठीक है. इसी तरह का एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स में है, काजू बर्फी एंड बादाम बर्फी. आप एक्सरसाइज 1.1 से जस्ट पहले एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को चेक करना. वहां पर है कि प्लेट के अंदर कम से कम प्लेस ले, इसलिए आपको स्टैक्स बनाने हैं काजू बर्फी और बादाम बर्फी का अलग से. तो कम प्लेस लेने का मतलब क्या है? प्लेट के अंदर कम से कम प्लेस ले. इसका मतलब एक स्टैक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज होने चाहिए. यहां पर था मिनिमम प्लेस. तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर ने मैक्सिमम के लिए बोला था कि मैक्सिमम होता है तभी ऐसे फाइंड आउट करते हैं. बट यहां पर देखना है इस वाले क्वेश्चन में, वो बर्फी वाला क्वेश्चन में बता रहा हूं, आप एक्सरसाइज ओपन करके चेक कर सकते हो कि वहां पर प्लेट में स्पेस मिनिमम ले. इसके लिए हमें एक स्टैक में मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज लेना होगा. और मैक्सिमम के लिए इसलिए हम जो नंबर ऑफ बर्फीज दोनों को गिवन हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. यहां पर सेम थिंग है, आपको यहां पर नंबर ऑफ स्टैक्स भी निकालने हैं. एक तो आपको यह बताना है सबसे पहले कि एक स्टैक्स में कितने बुक्स होंगे. तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक is equal to HCF of number 260, 364 and 416. Now you have to find the HCF
HCF निकालना है। तो HCF के लिए पहले हम दो नंबर को सिलेक्ट करते हैं। सपोज करो हमने इन दोनों को ले लिया, 260 और 364 को। तो चलिए HCF निकालते हैं। 260 एंड 364। तो यूजिंग ईडीएल क्या यूज़ करते हैं, मैं दो पार्ट में बांटता हूँ, आधा इधर आधा कर लेंगे, ठीक है। तो HCF क्या होगा, इसके लिए आप लिखेंगे क्या, 364 ग्रेटर देन 260। 364 क्या है, ग्रेटर है 260 से, ठीक है। तो यूजिंग ईडीएल यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो 364 इक्वल टू 260 इंटू 1 प्लस 260 माइनस करेंगे तो 104 आएगा, आई थिंक 104। तो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। सो अगेन यूजिंग ईडीएल 260 ग्रेटर देन 104 यूजिंग ईडीएल। फिर लिखते हैं क्या होगा, ध्यान से देखना, 260 इक्वल टू 104, 2 टाइम में होगा 208, तो यहाँ पे आएगा 52, नहीं हाँ 52 और 86, ठीक है 52। अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो अगेन यूजिंग ईडीएल फॉर 104 एंड 52, ठीक है। यूजिंग ईडीएल we see that 104 equal to 52 into 2 plus 0. Now remainder is equal to 0. Therefore 52 is the HCF. 52 क्या हो गया, HCF हो गया। तो अगर आपको 52 HCF के फॉर्म 52 मिल गया HCF, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों कि अगर 52 के स्टैक्स बनाएं तो हम स्टैक्स बना सकते हैं, कोई अलग से हमें बुक्स हमारे पास नहीं बचेगा, मतलब प्रॉपर हमें नंबर ऑफ स्टैक्स मिल जाएंगे। अब हमें तो तीनों का HCF चाहिए। नाउ हम क्या लेते हैं, नाउ HCF ऑफ 52 एंड 416, ठीक है। तो आप ईडीएल का यूज करेंगे कि 416 इज ग्रेटर देन 52 और वी सी हियर यूजिंग ईडीएल क्या होगा, ध्यान से देखना, 416 इक्वल टू 52 इंटू 8 प्लस 0। इसका मतलब ये हुआ रिमाइंडर तो 0 आ गया, तो HCF क्या निकल गया आपका, देयरफॉर यहां पर इन दोनों का HCF भी 52 आ गया। किसका 52 और 416 का। तो देयरफॉर मैं सबके लिए लिख सकता हूं HCF ऑफ 260, 364 एंड 416 इज 52। व्हाट इट मीन्स कि अगर हम 52 के स्टैक्स बनाएं, स्टैक्स बनाने में हम क्या इस चीज का ख्याल रखना है हमें, एक तो स्टैक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक चाहिए और दूसरा जब हम स्टैक्स बना रहे हो तो कोई भी बुक एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने एक ऐसा नंबर सर्च किया जो नंबर इन तीनों को क्या कर रहा है, प्रॉपर डिवाइड कर रहा है, मतलब कोई भी आपको यहां पर डिवाइड करने पर कोई भी आपको रिमाइंडर नहीं बच रहा है, ठीक है। तो हमें कोई बुक लेफ्ट नहीं मिलेगी, स्टैक्स मिलेगा, प्रॉपर स्टैक्स मिलेगा, ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ ईच बुक निकालना है। ये जो निकला ये बता रहा है कि एक स्टैक्स में नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक विल बी कितना होगा, 52 होगा। अब आपको निकालना है कि नंबर ऑफ स्टैक ऑफ मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश बुक्स।
तो नंबर ऑफ स्टैक ऑफ मैथ्स बुक कितना होगा 52 अपॉन कितना, सॉरी 260 अपॉन 52 ये 10 टाइम हुआ, ये 2 टाइम और ये 5, मीन्स नंबर ऑफ स्टैक्स और मैथ बुक्स कितने हो गए 5। ऐसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ साइंस बुक कितना होगा 364 अपॉन 52। तो ये कितने टाइम में होगा, डिवाइड करेंगे तो 13 से 13 4 जा, ठीक है 7, टोटल 7 स्टैक्स होंगे किसके, आपके नंबर ऑफ, आपका कौन सा बुक था, साइंस बुक का। और नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश बुक कितने होंगे, ध्यान से समझना, 416 अपॉन 52। तो ये 8 टाइम जाएगा, मीन्स कितने होंगे 8। तो आपको समझ में ये आ गया होगा कि HCF पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। मतलब आपका HCF से रिलेटेड जितने भी पैटर्न हो सकते थे मैंने वो लगभग क्लियर कर दिए। आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि HCF कब कब फाइंड आउट करते हैं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली HCF निकालोगे, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था, और जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं वहाँ पर हम चेक करेंगे मैक्सिमम, लार्जेस्ट, ऐसा वर्ड अगर आता है तो हमें वहाँ पर HCF फाइंड आउट करना होगा। तो आप आई थिंक अभी तक के जो क्वेश्चंस आपने किए वो आपको पूरी तरह से क्लियर होंगे। आप NCERT एक्सरसाइज 1.1 में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आप कर पाएंगे और जो एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस हैं वो कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो इस पर इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस्ड जो दूसरा टाइप था उसको लेके चलेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है वो, आप उस वीडियो को मिस मत करना, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।